एक बार की बात है, एक बार स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक कार्लाइन ने अपने एक भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है, उसका शीघ्र ही सोने पर भी नियंत्रण हो जाता है। मैनचेस्टर में दिए गए उनके इस भाषण को सुनकर एक नवयुवक बहुत प्रभावित हुआ था और उसने अपने व्यापार को एक नई दिशा दी और आगे चलकर भारत के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। इस नवयुवक का नाम था जमशेदजी नस्वारजी टाटा। और जमशेदजी नस्वारजी टाटा का जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में 3 मार्च सन 1839 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। बाद में इनके पिता इन्हें मुंबई ले आए और उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। वहाँ पर उन्होंने पहले स्थानीय पुरोहितों से पढ़ा, आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही इनका विवाह हीराबाई से करा दिया गया और सन 1856 ईस्वी में उनके पुत्र दोराबाजी का जन्म हुआ। इसके बाद जमशेदजी ने शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना उचित समझा। व्यवसाय में उन्हें बहुत रुचि थी, इसलिए वे सफल व्यवसायी बनने के गुरु शीघ्र ही सीख गए। उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा और व्यापार के प्रति बेटे की लगन और कर्मठता को देखकर नस्वारजी बहुत प्रसन्न हुए थे और अब वे अपना व्यवसाय भारत से बाहर विदेशों में फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जमशेदजी को चीन भेजा। जमशेदजी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में अपने व्यापार की शाखाएं खोली। उन्होंने चीन में रहकर वहां की अर्थ और व्यापार व्यवस्था का भी अध्ययन किया। इसके बाद अपने व्यापार को विस्तार देने की कड़ी में वे लंदन भी गए। उस समय उनकी आयु मात्र केवल 25 वर्ष की थी। उन्होंने लंदन में सूती वस्त्र उद्योग पर अधिक ध्यान दिया। इस संबंध में उन्होंने लंकाशायर और मैनचेस्टर नगरों की यात्राएं भी की। यह नगर वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से वे 4 वर्ष तक वस्त्र से उद्योग संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते रहे। इसके बाद स्वदेश लौटने पर उन्होंने पाया कि अपने पिता का व्यवसाय अच्छी स्थिति में नहीं है। उनकी फर्म पर बाजार के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और बाजार में उनकी साख गिर रही थी। इस कठिन समय में पिता और पुत्र ने अपनी योग्यता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक कठिन परंतु सही निर्णय लिया। उन्होंने अपना मकान व कुछ निजी संपत्ति बेचकर कर्जों की अदायगी कर दी। इससे एक तो व्यापारियों का विश्वास उनकी फर्म में बढ़ गया, दूसरे भावी प्रगति के द्वार भी खुल गए। उन दिनों में अपने देश में कपड़े की मिलें बहुत कम थी, जो मिलें थी भी उसमें मोटे कपड़े तैयार हो रहे थे। इसके बाद जमशेदजी भारत में लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसी उन्नत किस्म की मिलें स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में जाकर भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कपास की सफाई, कताई, बुनाई का कार्य देखा। उन्होंने पाया कि सस्ते दर पर खरीदी गई भारतीय कपास से बने इन मिलों के कपड़े में भारत को बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। इस बात से इन्हें बहुत दुख हुआ। जमशेदजी ने दृढ़ निश्चय किया कि ऐसी मिलें मैं भारत में भी खोलूंगा। इसके बाद जनवरी सन 1877 ईस्वी में इन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम की सूती मिल खोली। आरंभ में जमशेदजी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और वे बिना घबराए धैर्य व निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अपने कारखानों में नई तकनीकी और नई मशीनों का भी प्रयोग किया। इसके बाद जनवरी सन 1877 ईस्वी में इन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम की सूती मिल खोली। आरंभ में जमशेदजी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे घबराए नहीं, धैर्य व निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अपने कारखानों में नई तकनीकों, नई मशीनों का भी प्रयोग किया। उद्योग स्थापना के मूल में स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग की भावना भी काम कर रही थी। जमशेदजी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करने के पक्षधर थे। स्वदेशी मिल लिमिटेड नामक की मिल की स्थापना के पीछे भी यही देश प्रेम की भावना काम कर रही थी। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। इसके बाद नागपुर कपड़ा मिल की स्थापना के मात्र 3 वर्ष बाद ही सन 1880 ईस्वी में जमशेदजी के मन में इस्पात उद्योग शुरू करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज सरकार से इतने बड़े उद्योग की स्वीकृति मिलना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद अंत में उन्होंने कई वर्षों के बाद उन्हें सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई। इसके बाद अभी भूगर्भ विशेषज्ञों द्वारा खनिज सर्वेक्षण का कार्य चल ही रहा था कि जमशेदजी का देहांत हो गया। जमशेदजी के बाद उनके पुत्र दोराबाजी टाटा व रतनजी टाटा ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा किया।
इस तरह सन 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना के साथ ही टाटा का महान स्वप्न पूर्ण हुआ। बिहार में साकची गांव के घने जंगलों को साफ करके यहाँ कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स की स्थापना की गई और अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया। इसका नाम उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर के नाम पे रखा गया है। इस तरह जमशेद जी के बाद उनके पुत्र दोराबाजी टाटा व रतन जी टाटा ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और आज ही उसी मुकाम पर पहुंचे हैं। उनके योगदानों को हम कोट कोट नमन करते हैं। इस तरह जमशेद जी नसरवान जी टाटा को उनके किए गए योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनको हम कोट कोट नमन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।